खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना चंद। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तेज रफ्तार क्रेटा कार के कहर से 3 लोगों की गई जान। गोपालगढ़ क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। वहीं तिजारा में कार की टक्कर से 3 बाइक सवार हुए जख्मी। प्रेमी के साथ मिल पति को मारने वाली पत्नी के खिलाफ बेटे ने दी गवाही। खेड़ली में हुआ था हत्याकांड। मृत पशुओं को खुले वाहनों में ढोने से संक्रमण की बनी आशंका। लापरवाही बरत रहे हैं कांजी हाउस के कर्मचारी और ठेकेदार। और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले को लेकर जूली ने उठाए कई सवाल। अतिरिक्त महाधिवक्ता की लॉ फर्म पर आरोपी की पैरवी के लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। तेज रफ्तार क्रेटा कार का कहर सामने आया है। इस कार ने 3 लोगों की कुचलकर जान ले ली। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंदवाड़ी गांव में भीषण हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नूंह जिले के निवासी 28 वर्षीय नजाकत अली अपनी बहन 38 वर्षीय मुस्सी और 15 वर्षीय भांजे मोनिस को गोपालगढ़ के जोतरी गांव में छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान अंदवाड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मुस्सी और मोनिस की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही गंभीर रूप से घायल नजाकत अली ने अलवर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक ने टक्कर मारने के बाद भी वाहन नहीं रोका और करीब 100 से 150 मीटर तक तीनों को घसीटता हुआ ले गया। मृतक नजाकत अली खेतीबाड़ी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में 3 छोटे बच्चे एवं मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उधर घटना के बाद आरोपी चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। जी जनाब, ये 3 थे। इनके हमारे साले हैं। ये नजाकत अली सन ऑफ हुसैन खान, गांव रहना, नूह, हरियाणा से हैं। ये अपनी सिस्टर को छोड़ने आए थे। तो ये रोड पे खड़े थे तो एक क्रेटा गाड़ी और स्पीड लापरवाही से चलाते हुए आए और इनका भांजा था और इनकी सिस्टर थी मुस्सी, वाइफ ऑफ साहुन खान, और इनका भांजा था एक। तीनों को गाड़ी लापरवाही चलाते हुए उन्होंने टक्कर मारी। इनको घसीटते हुए कम से कम 100 से 150 मीटर तक ले गए। क्रेटा गाड़ी थी। तो उसमें वो दोनों माँ बेटे तो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए थे वहीं पे। तो इसमें थोड़ी सांस थी तो इसको लेके हम अलवर हॉस्पिटल रेफर किया था। वहां से इसका क्या नाम है? इसका नजाकत अली सन ऑफ हुसैन खान, गांव रहना। ये क्या काम करते थे? ये कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी करते हैं अपने और घर पे। बच्चे वगैरह? इनके 3 बच्चे हैं सब। कमाने वाले यही हैं सब। तो बड़ी दुर्घटना हुई है। जी हाँ, बड़ी दुर्घटना। सब छोड़ने जा रहे थे जब लेके आ रहे थे? ये लेके आए थे, वहाँ खड़े थे रोड पे। कौन से गांव से आ रहे थे? ये रहना से आए थे। क्या खा रहे थे? ये जोतरी पड़ती है पापड़ा के पास, जोतरी में है। ये पीलू का जोतरी, इनकी सिस्टर हैं। इनको छोड़ने के लिए आए हुए थे अपने गाँव। और वहीं तिजारा थाना क्षेत्र में पुलिस थाने के समीप तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इन्हें अलवर रेफर किया गया। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार तिजारा के काजीवाड़ा निवासी इश्तिहार अपने भाई असलम और भतीजे हारिस के साथ बाइक से जुम्मे की नमाज अता करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस थाने के पास एक तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड से आई और उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हारिस की हालत गंभीर देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इश्तिहार और असलम का उपचार जारी है। मोहम्मद इश्तियाक मेरा नाम है और ये मेरा भतीजा है, हारिस और असलम है। कहाँ जा रहे थे? हम थाना की ही तरफ जा रहे थे तो वहाँ हादसा हो गया। जाते वक्त नमाज पढ़ते हम इसमें हमारी टक्कर
शायद या तो वैगनार थी या दूसरी कोई गाड़ी थी जिसको मैं देख नहीं पाया। मैं बेहोश हो गया था टक्कर लगते ही। रॉन्ग साइड से फाइट करता है। हाँ, रॉन्ग साइड में आ गई थी, वो हमारी साइड में आ गई थी। यहाँ पे कौन कौन भर्ती है? जी, यहाँ कौन कौन भर्ती है? मैं हूँ, इश्तियाक और हारिस है, और असलम को रेफर कर दिया जयपुर के लिए। खेड़ली कस्बे में 7 जून 2025 को एक चर्चित हत्याकांड हुआ था। आरोप है कि पत्नी अनीता राज ने अपने प्रेमी काशी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति वीरू की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। इस मामले में शनिवार को एक अहम मोड़ देखने को मिला जब मृतक के नाबालिग बेटे ने कोर्ट में अपनी मां के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने बच्चे के मौखिक बयान सुनने के बाद आगे की गवाही को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल इस सनसनीखेज मामले में चश्मदीद गवाह उसका नाबालिग बेटा ही है। बेटे ने अपने बयान में बताया कि घटना वाली रात उसके पिता घर आए थे और उन्होंने फोन चार्ज पर लगाने के लिए कहा। इसके बाद बेटा टीवी देखने लगा, लेकिन मां के कहने पर वो सो गया। देर रात काशी 4 लोगों के साथ घर आया और उसकी मां ने इनके लिए दरवाजा खोला। काशी ने उसके सोते हुए पिता के मुंह पर तकिया रख दिया और साथ आए लोगों ने उनके हाथ पैर पकड़ लिए। इसी दौरान उसकी मां ने कहा कि वीरू को तो मार दो, लेकिन बेटे को मत मारना। वहीं बेटे ने अपने पिता को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन काशी ने उसे अंदर कमरे में धकेल दिया। आरोपियों के जाने के बाद मां ने शव पर कंबल डाल दिया और मुंह एवं नाक से निकले खून को साफ किया। इससे पहले बच्चे को किसी को कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया गया था। घटना के बाद तड़के करीब 4 बजे अनीता ने रिश्तेदारों और परिजनों को फोन कर बताया कि उसके पति की तबीयत खराब है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोप है कि उसकी हत्या पहले ही की जा चुकी थी। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच के तहत करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। फिलहाल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और अगली तारीख पर नाबालिग गवाह की विस्तृत गवाही दर्ज की जाएगी। पापा ने मुझको फोन चार्ज लगाने के लिए फोन दे दिया था। फिर मैं फोन चार्ज लगाकर फिर मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ऐसे कह रही थी सो जा, तू सुबह उठता नहीं है। फिर मैं सो गया, उसकी पोर्ट बंद कर फिर मैं सो गया था। फिर वह 2 बजे वह आ गए थे घर पर। मम्मी ने कुंडी खोल ली थी, थोड़ी सी लगा रखी थी और थोड़ी सी नए की खोली थी। मैं तुरंत जग गया था। मैं जग गया था जब उसने तकिया लगा दिया काफी ने। फिर पापा ने पत्नी को, फिर वो 4 जने थे बंदे उसके संग, उसने हाथ पैर पकड़ लिए। फिर काफी और अनीता ने वो स्वापी लगा दी नार पर, फिर वो भीग दी। हाँ, भीग दी नार। फिर मर गए थे पापा। फिर इनने कहा अनीता ने, इसको ये तो मर गया, हम और बस ये तो मर गया। फिर ये चले गए थे, काफी रह गया था। काफी रह गया तो फिर 2-1 मिनट रुक के वो भी चले गया। तकिए से दबा रहे थे जब गया था अंदर? नहीं, जब इन्हें तकिया लगा दिया था ना, जब मैं आया था, जब ये मुझको अंदर ले गए थे। बचाने की कोशिश की थी क्या उस समय? हाँ, क्या किया था तुमने? इसने तकिया लगाया था, मैं तुरंत आया था ना, जब ही मुझे को काश उठा कर ले गया। देखिए, खेड़ली थानांतर्गत जो प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ में मिलकर के अपनी पति की जो हत्या करवाई गई थी, उस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल चल रही है, श्रीमान SC/ST न्यायालय में। इस प्रकरण में एविडेंस आ रही है। तो आज दूसरा गवाह न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसके बयान लेखबद्ध करवाए, परंतु आज उसके बयान कंप्लीट नहीं हो पाए। न्यायालय ने अगले सप्ताह में इसकी तारीख मुकर्रर की है, तब इसके बयान कंप्लीट किए जाएंगे। एविडेंस लगातार चल रही है। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस में लोडिंग टेम्पो में 3 दिन तक गौवंश सड़ते रहे। जब बदबू दूर तक जाने लगी तो कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की तो उसे हटाया गया। इस मामले में अलवर नगर निगम के ठेका कर्मियों पर मृत गौवंश की बेकदरी के आरोप सामने आए हैं। वहीं अब अलवर शहर में मृत गौवंश को खुले वाहन में ले जाने का नजारा दिखाई दिया। इसकी बदबू से पीछे चलने वाले बाइक सवारों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई।
साथ ही इससे संक्रमण की आशंका भी रहती है। उधर नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि ठेकेदार को मृत पशुओं को ढककर ले जाने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि अलवर शहर में रोजाना 4 से 5 गौवंश की रोड पर मौत हो जाती है। लावारिस पशुओं की संख्या 3000 से अधिक है। इसके कारण आए दिन शहर में रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन अलवर नगर निगम लावारिस पशुओं पर अंकुश लगाने में फेल है। वहीं मृत गौवंश के निस्तारण के इंतजाम भी अधूरे हैं। खुले में मृत पशुओं को ढोए जाने से आम जन परेशानी उठा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश के निर्देश पर मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक को विमंदित पुनर्वास गृह में भर्ती करवाया गया है। प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी और सचिव मोहनलाल सोनी के आदेश पर पीएलवी मुस्तफा खान ने यह कदम उठाया है। उसे पंडित छीतरमल लाटा विमंदित पुनर्वास गृह में ले जाया गया। यह बालक दाऊदपुर की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। बालक ने अपना नाम मोहम्मद एहसान और पिता का नाम धनबाद बिहार निवासी मोहम्मद सगीर बताया है। उधर बालक को भर्ती कराने को लेकर कई स्थानीय संस्थाओं ने टालमटोल भी की। इसके बाद मुस्तफा खान की सूचना पर प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी के आदेश पर उसे 60 फीट रोड स्थित इस पुनर्वास गृह में पुनर्वासित किया गया है। गौरतलब है कि प्राधिकरण द्वारा मानसिक रूप से बीमार एवं विमंदित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना चलाई जा रही है। एहसान। और बाप का नाम क्या है? सगीर। सगीर। कहाँ पे रहने वाले हो? धनबाद। गाँव कौन सा है? झरिया कहाँ है ये? पता है धनबाद से आगे। धनबाद से आगे। यहाँ कैसे आ गए? ट्रेन से आए। यहाँ कैसे आए हो? कैसे? मन कर गया आगे पैसा मांगने। मन कर गया ऐसे ही आए पैसे मांगने के लिए। क्या करोगे पैसों का? इसलिए धनबाद टिकट लेना है। पहुँच जाओगे तुम धनबाद? हाँ, पहुँच जाएंगे। कहाँ से पहुँचोगे? यहाँ से न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से। हाँ, कोई फ़ोन नंबर है कि तुम्हारे पापा का? हाँ। बाप का? बताओ क्या है? नंबर दे देंगे। नए शिक्षा सत्र के अनुसार 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वहीं प्रथम चरण के प्रवेश उत्सव का कार्य भी चल रहा है। राजकीय यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि बोर्ड के सभी परीक्षा परिणाम भी आ चुके हैं और स्कूल में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही 27 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण का कार्य भी चल रहा है। इसके तहत स्कूल के 25% शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार ऐप के माध्यम से प्रवेश कार्य कर रहे हैं। इस बार विभागीय निर्देशानुसार और माननीय शिक्षा मंत्री और निदेशक महोदय के द्वारा जो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का आदेश प्रसारित किए गए थे, वो 100% सारे राजस्थान में लागू हो गए। हमारे अलवर में भी और यशवंत स्कूल में भी 31 मार्च तक सारे बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं सारे आ चुके हैं। सारी फैकल्टीज भी आ गए और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है। नए सत्र के साथ जो सर्वे और नामांकन का कार्य था प्रथम चरण का, वो प्रथम चरण का कार्य भी हमारा जो 27 मार्च से शुरू हुआ और 6 तक चलेगा। अप्रैल तक का पहला चरण, उसमें भी हमारे 25% हमारे शिक्षक अपने अपना जो ब्लॉक दिया गया है, जो वार्ड दिया गया है, जैसे यशवंत स्कूल का 25, 26 और 28 वार्ड है, उनमें अपना सर्वे कार्य निरंतर ऐप के माध्यम से वो कर रहे हैं। साथ ही नियमित रूप से अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। विद्यालय का समय प्रातः 7:30 से 1 बजे तक है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और उसकी न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जूली ने निवेशकों की राशि हड़पने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में अतिरिक्त महाधिवक्ता की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 1999 में मुकेश मोदी और उनके परिवार द्वारा शुरू की गई इस सोसाइटी ने 2010 से 2014 के बीच करीब 22 लाख लोगों से 15,000 करोड़ रुपए की ठगी की। जूली के अनुसार 2018 में एसओजी की एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन अब न्याय की उम्मीद पर सरकार के वकील ही पानी फेर रहे हैं। जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एएजी शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म का इस घोटाले के आरोपियों के साथ गहरा संबंध है। घोटाले के एक आरोपी सिद्धार्थ चौहान के दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में अतिरिक्त महाधिवक्ता की लॉ फर्म
ऑरा एंड कंपनी नियुक्त है। यह पैसा गंवा चुके निवेशकों की आंखों में धूल झोंकना है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब सदन चल रहा था, सदन चलने के दौरान विधानसभा में मैंने आदर्श सोसाइटी घोटाला जो है वो विधानसभा के अंदर उठाया था और मैंने एक बात कही थी कि जो बहुत ही गंभीर थी कि जो एक्यूज है उसका वकील और गवर्नमेंट का डबल एजिंग, यानी दोनों तरफ से सेम ही वकील सेम ही फर्म जो है वो उसकी पैरवी कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुकेश मोदी और उसके परिवार के द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई 1999 के अंदर। 2010 और 2014 के बीच में तकरीबन 22 लाख परिवारों ने 15,000 करोड़ रुपए अपने इस सोसाइटी के अंदर जमा करवाए। 2014 और 17 के बीच में इन लोगों ने सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाने का काम शुरू किया और लगभग 125 फर्जी कंपनियां इन लोगों के द्वारा बनाई गई। उनमें इन्हीं के परिवार के, इनके मिलने वाले, इनके रिश्तेदार, वही लोग इसके मालिक थे। तकरीबन 62 वो लोग थे। 2018 के अंदर इसमें एसओजी ने एफआईआर दर्ज की जिसकी धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी इसके तहत ये मामले दर्ज हुए। इसमें इस पूरे परिवार के मिलने वालों के तकरीबन 200 लोग गिरफ्तार हुए। जो मेन एफआईआर में लोग थे उनके अलावा एक नाम और जोड़ा गया, सिद्धार्थ चौहान का। उसके अरेस्ट वारंट है, उसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 18-19 में जब इसकी 8 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, ये सरेंडर नहीं हुए तो इनको भगोड़ा घोषित किया गया। 2019 दिसंबर के अंदर गुरुग्राम में SFIO की जांच की गई और उनके द्वारा भी लगभग 200 लोगों का चालान पेश किया गया। अलवर शहर में बाइक चोरों द्वारा लगातार चोरियां की जा रही है। अब हसन खां मेवात नगर के पार्क से मंदिर महंत की बाइक पार हो गई। इसके सीसीटीवी फुटेज में एक युवक ताला तोड़कर बाइक ले जाता नजर आ रहा है। महंत यहां स्थित मंदिर में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महंत रविकांत ने शिवाजी पार्क थाने में शिकायत पेश की है। गौरतलब है कि बाइक चोरों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता। यह शातिर पहले रैकी करते हैं और फिर मौका पाकर लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते हैं। अलवर जिले में वन अधिकारी अधिनियम लागू करने की मांग उठ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष एवं किसान नेता ओम प्रकाश गुर्जर ने इसे लेकर मुख्य वन संरक्षक एवं सरिस्का क्षेत्र निदेशक संग्राम सिंह कटियार से मुलाकात की। इसके अलावा वन सुरक्षा समितियों को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और वन विभाग के मध्य समस्याओं और आपसी गतिरोध को तालमेल एवं सहमति से सुलझाया जाए। गुर्जर ने बताया कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलवर को छोड़कर वन अधिकार अधिनियम लागू है। इसके लिए जिला कलेक्टर को भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। वहीं इसके अभाव में सरिस्का सहित अलवर के सभी वन क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार नहीं मिले हैं। साथ ही कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वे अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिलाध्यक्ष गुर्जर ने चेतावनी दी है कि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार दिलवाए जाएंगे। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। सर, वन विभाग के CCF से आप मिले, संग्राम सिंह कटियार जी से, सर इसका से संबंधित किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कौन सी आपने मांगे रखी, क्या समाधान किया, क्या जानकारी? सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि संग्राम सिंह कटियार साहब CCF हैं, जिनका बहुत अच्छा जनता के प्रति रवैया है, बहुत बढ़िया सोच है, अच्छी सोच है। तो उनसे मैं मिला था। एक तो उनसे मैंने कही थी वन अधिकार अधिनियम है जिसको हमारे को लागू करवाया जाए, जिससे कि हमें वन क्षेत्र में रहने वाले हैं ना, जिनको मतलब इसका लाभ मिल सके। और दूसरा मेरा था कि जो पहले वन सुरक्षा समिति बनाई गई थी ग्रामीणों द्वारा, इनने बनाई थी और ग्रामीणों को साथ में लेकर के ग्रामीण ही वहाँ के अध्यक्ष वगैरह वगैरह हुआ करते थे, जो वन की सुरक्षा भी करते थे। कोई वैसी गतिविधि होती जिसकी भी वो
मतलब इनको जानकारी देते रहते थे। वो वन सुरक्षा समिति है जो बंद पड़ी हुई है काफ़ी दिन से, वो तो मैंने कहा था कि इनको वापस चालू की जाए। एक वन क्षेत्र में जहाँ भी कोई छोटा मोटा मुद्दा आ जाता है और आपस में ग्रामीण या फिर वन विभाग के मनमुटाव हो या फिर वो उस काम को करना चाहें वो नहीं करना चाहें, तो अगर जो नियम से बाहर है तो अलग बात रहती है। इस वास्ते मैंने कहा था कि आप महीना 2 महीना में अपने ग्रामीणों से मीटिंग लें और मीटिंग ले करके और इसको अच्छी तरीके से आपस में मिल बैठ करके और इसको ग्रामीणों से तालमेल बैठा करके तब अपन को आगे बढ़ना चाहिए। एक जो गरवाजी में जो एक पहले हेडपम्प मंजूर करवाया गया था और वो हेडपम्प लगा नहीं था, तो उसके बारे में मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम अभी थोड़े दिन में ही सौर ऊर्जा से ना सोलर सिस्टम लगा करके और दरवाजे में भी वहाँ पे एक नली दे देंगे, पानी दे देंगे, बस तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी कोई समस्या है जो अपन मन मिल बैठ करके सारी की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये आश्वासन दिया था। यानी इसमें मुख्य रूप से एक तो वन अधिकार अधिनियम है, उसको उसके तहत ग्रामीणों को या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा मिले, और दूसरी बात ग्रामीणों और वन विभाग के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जिससे कोई भी समस्या है तो आपस में मिल बैठकर समाधान हो जाए। जी, तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई जी, और बढ़िया तरीके से उन्होंने मेरी बात को सुना था और जवाब भी दिया था कि अच्छी तरीके से मिल बैठ के काम करें। सर, वन अधिकार अधिनियम है, उसमें कौन कौन से ऐसे जो अधिकार है जो अभी नहीं मिल रहे हैं जिनको आप दिलाना चाहते हैं? अभी तक तो वन अधिकार अधिनियम लागू ही नहीं हुआ। वन अधिकार अधिनियम अपने अलवर जिले में लागू नहीं किया है, जबकि पूरे के पूरे जो राजस्थान में ज़िले हैं जिनमें वन अधिकार अधिनियम लागू हो गया था और सन 2006 के अंदर वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे और उसमें कहा था कि वन क्षेत्र में रहने वाले जो वन में 60 साल से पहले जहाँ पे निवास करते हैं उन निवासियों का पूर्णतः वन संपदा पे और वन भूमि पे जिस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, दुवन करते हैं, अपने मकान बनाते हैं, तो मवेशी चराते हैं, कहीं से लकड़ी लाते हैं, घास लाते हैं, मकान बनाते हैं, बजरी पत्थर जो भी कोई लेते हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर ये एक्ट बना था। और इस एक्ट में यानी कि वन क्षेत्र में रहने वाला आदमी वन संपदा का उपयोग कर सकता है, जिसमें लकड़ी है, पत्थर है और बजरी है, तो वो अपना मकान बनाने के लिए वहीं से लाएगा। मवेशी चराने का अधिकार था और मवेशी को अगर जो भूमिहीन कोई आदमी है और उसने वन भूमि अगर जो 4 बीघा तक भी ये अधिकार में दिया गया है, राइट में 4 बीघा तक भी अगर जो भूमि है वन भूमिहीन है, 4 बीघा भूमि को अगर जो जोत रहा है तो उसको सिर्फ बेच नहीं सकता, नहीं तो उसमें वो फसल भी करेगा और उसको कनेक्शन भी मिलेगा, केसीसी भी मिलेगा, बोरिंग निर्माण के लिए भी मिलेगा। जहाँ भी वन विभाग के क्षेत्र में जो वनवासी रह रहे हैं जिनको शिक्षा और चिकित्सा, रोड, पानी, बिजली सारी की सारी सुविधा दी जाएंगी। और उसके अंदर एक और था कि जो वन क्षेत्र में रहने वाले अगर जो वन विभाग में किसी भी चीज़ में भर्ती निकाली जाएगी तो 10% वहीं के युवाओं को सर्विस दी जाएगी। तो आपकी पुरजोर मांगे वन अधिनियम लागू किया जाए। वन अधिनियम अगर जो ये लागू नहीं करते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमने कई बार संघर्ष किया है और माननीय कलेक्टर साहब के पास में हमारी फाइल है। कलेक्टर साहब ने उस फाइल को दबा के रख दिया। वो बोलते हैं कि राज्य सरकार को भेज रखा है, जवाब नहीं आया। जबकि ये अधिकार हम जो जनजातीय अपना मंत्रालय है उदयपुर, वहाँ पे गए हैं और उस जनजातीय मंत्रालय ने पूरा का पूरा हमारे को आदेश की कॉपी दी है कि लागू क्यों नहीं है और इनसे बात भी की है और ये लागू करेंगे, परंतु राजनीतिक कुछ ऐसा दबाव है इनके ऊपर जो ये लागू नहीं कर रहे। नहीं तो राइट बन रहा है, लागू करना पड़ेगा, नहीं हम आंदोलन करेंगे। और वहीं जिले के किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने अलवर और भरतपुर को एनसीआर क्षेत्र से बाहर निकालने की मांग उठाई है। गंडूरा ने कहा कि दिल्ली क्षेत्र में प्रदूषण के कारण ग्रैब की पाबंदियों अलवर और भरतपुर के उद्योगों पर भी लग जाती है।
इसके अलावा टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। इसके मुकाबले आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। गंडूरा ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को गैस बामुश्किल मिल पा रही है। इसके अलावा अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री पानी की समस्या का समाधान नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ बहरोड, मुंडावर और तिजारा क्षेत्र में अधिकांश सांसद फंड खर्च किया जा रहा है। सर, अलवर को, भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया हुआ है, लेकिन एनसीआर का एक भी पैसा विकास के लिए नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार अलवर, भरतपुर को अगर एनसीआर से बाहर कर दे तो ज़्यादा फायदा रहेगा? ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। अब बहुत ज़रूरी है, आज से 20 साल पहले अलवर भरतपुर जिले को एनसीआर में शामिल किया। इसका फायदा केवल दिल्ली के नागरिकों को, दिल्ली के किसानों को हो रहा है। अलवर और भरतपुर के किसानों को एनसीआर में शामिल होने से कोई फायदा नहीं हो रहा। हम तो अभी भी मांग यही कर रहे हैं, हमको एनसीआर से बाहर करो, जनरल में शामिल कर दो। हम एनसीआर में नहीं रहना चाहते, राजस्थान में शामिल रहना चाहते, राजस्थान सरकार में। इसलिए ये काम तो बहुत ज़रूरी है किसान के लिए। किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान एनसीआर में ये अलवर भरतपुर जिला शामिल होने से हो रहा है। तो जिस तरह से एनसीआर में शामिल होने से प्रदूषण के कारण ग्रेप पे लगता है, इंडस्ट्री बंद हो जाती हैं और ईंट के कारखाने जो ईंट भट्टे हैं वो भी बंद हो जाते हैं, माइंस बंद हो जाती है, खान बंद हो जाती है, तो कुल मिलाकर रोजगार का संकट पैदा होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता कि इससे लोगों को रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है? इसी के यही तो कारण है कि अलवर जिले, भरतपुर जिले में बेरोजगारी, बच्चे पिट्ठू बैग लगाए घूमते फिरते, इनको मुश्किल से 6,000 रुपये देते हैं और 6,000 में इनका किराया, गांव से आते हैं शहर और किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। आज MIA का बिल्कुल चूपड़ा साफ होगा, चोपड़ा MIA की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, कुछ इलेक्ट्रिक की वजह से। अब इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल 40% दे रही इलेक्ट्रिक। बताओ, इससे उद्योग कैसे चलेंगे, कैसे फैक्ट्रियाँ चलेंगी, क्या होगा बताओ? सर, इस समय बिजली की समस्या है और गैस भी नहीं आ पा रही है, तो उद्योगों के सामने जो गैस पे भी 60 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिए, बताओ। और वो भी बड़ी मुश्किल से लाइन लगी पड़ी है गैस की एजेंसियों पे, जिसमें 5-6 गैस की एजेंसी अलवर शहर में, सब पर लाइन लगी पड़ी है। और ब्लैक में आप वहीं से ले लो, दूर जाके 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार फेल है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और अब अगर चुनाव होंगे तो अब इस सरकार को वोट किसान तो नहीं देगा, बाकी और वर्ग की तो मैं बात नहीं करता। तो कुल मिलाकर सरकार और यहाँ के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब वो भूपेंद्र यादव को अब यहाँ से लड़ना नहीं, कि अलवर जिला 2 भागों में बांट दिया, वो रात वाले एरिया के संसदीय क्षेत्र बनेगा, वहाँ से लड़ेगा। उसको इधर के क्षेत्र से, जिंजोली घाटी से इधर 6-7 तहसील है, उनको 6-7 विधानसभाएँ, 8 संसदीय क्षेत्र, उनको इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अहीरों की जाति रात क्षेत्र में ज़्यादा है। इधर हमारे 84 और इधर तो है ही नहीं। कांग्रेस ने अलवर शहर में गंदगी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। पार्टी नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि नाले एवं नालियां गंदगी के कारण भरे हुए हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की कमी के बावजूद वर्ष 2012 के 329 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इसे लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं हिमांशु शर्मा ने सफाई ठेकेदार से सफाई कर्मियों को मास्क और आवश्यक उपकरण दिए जाने की मांग की है। निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन को और ख़ास तौर से निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम पूरे हिंदुस्तान में, कभी राजस्थान में नंबर 1 हम बना रहे हैं अपने अलवर को, लेकिन अलवर की सच्चाई यहाँ के टूरिस्ट आकर देखते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से गंदगी के ढेर में आज अलवर जल रहा है। मैं इस समय ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिला प्रशासन का कि जिस तरीके से भर्तियाँ निकली हुई थी, लगातार हमारे SC/ST वर्ग के साथीगण, हमारे वाल्मीकि समाज के साथीगण, वो लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जैसा कि 329 साथियों ने फॉर्म भर रखे थे, उन सबों की छटनी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनको नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये उनका साथ एक धोखाधड़ी हो रही है, अहित हो रहा है, क्योंकि वही है प्राथमिकता सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को देने चाहिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वही शहर को और ज़िले को साफ करते हुए, स्वच्छ रखते हुए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो एक शानदार एक संदेश जाएगा। जिस तरीके से समाज के लोग पूरी तन मन धन से एक हिंदुस्तान के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी गंदगियाँ होती हैं वो बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, बिना कोई और सिक्योरिटी के जिस तरीके से नाले में उतर के सफाई करते हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। निश्चित रूप से असली जाति तो उन लोगों की है जो साफ करते हैं। मैं कह रहा हूँ इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रशासन को भी इसे में आगे आना चाहिए। आज जो है सभी वर्गों की आप भर्ती ले रहे हैं, ठीक है,
आपने सभी वर्गों से फॉर्म भरवा लिए, लेकिन प्राथमिकता निश्चित रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाल्मीकि समाज करता हुआ आ रहा है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। आज ठेकेदार के माध्यम से भी कईयों को बिल्कुल वैसे ही लगा रखा है, उनको बेचारों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक उन लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में आपको ये निर्देश जारी करने चाहिए कि 2 साल तक जो ठेकेदार के अंडर में काम कर लेगा, जिसका जीपीएफ और पीपीएफ काटा जाएगा, बैंक अकाउंट तक खोले जाएंगे और आने वाले समय में राज्य सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि इनको संविदा कर्मी पर लगाया जाए और 5 साल और 7 साल के अनुभव के बाद में इन सभी को परमानेंट किया जाए। लेकिन सर जब भी भर्ती होती थी इनसे अनुभव मांगा जाता है, ये तो शुरू से इस काम को कर रहे हैं, फिर भी अनुभव की क्या ये सरकार का पता नहीं क्या शैली है, अधिकारियों की पता नहीं क्या शैली है, क्यों गरीब और कमजोर तबके वर्गों को सताया जा रहा है बार बार। अनुभव, अरे अनुभव तो इनके पास में तो खानदान ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। इनके पिता से लेकर इनके दादा से लोगों को सब लगातार शहर को साफ और स्वच्छ रखने में भूमिका निभा रहे हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा की अनुशंसा से प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने अलवर जिला महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित की है। पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि उपाध्यक्ष के पद पर 14 महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें पूनम शर्मा, पुष्पा सैनी, रेखा चौधरी, रामा देवी चावरिया, वीरमती वर्मा, कमला, किरण सैनी, उर्मिला सैनी, कृपा शर्मा, सरोज शर्मा, शशिकला, बीना नरूका, लक्ष्मी मीणा, सुरभि सैनी और धौली देवी मेघवाल शामिल हैं। इस तरह से 11-11 जिला महासचिव और सचिव बनाए गए हैं। वहीं मनीषा सैनी को जिला महासचिव एवं प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह विभिन्न ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एम जुबेर खान को पश्चिमी बंगाल में करणदीगी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वे कामा के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इस जिम्मेदारी दिए जाने पर उन्होंने पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि वे इस दायित्व को पूरी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। अलवर के बजाजा बाजार स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हर साल की तरह हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ हुआ। वहीं मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर रोशनी भी की गई। साथ ही हनुमान जी महाराज के समक्ष 56 भोग की झांकी सजाकर भोग लगाया गया। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही महिलाओं ने भजन सत्संग किया। यह जानकारी महंत और संयोजक पंडित मोनू शर्मा ने प्रदान की। श्री बांके बिहारी सेवा मित्र मंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाटू श्याम के लिए 34वीं निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। यह यात्रा 6 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे लाल डिग्गी चौराहे से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 5 बजे अलवर वापस आएगी। मंडल से जुड़े ब्रजेश गुप्ता ने जानकारी दी। इच्छुक श्रद्धालु मोइना बाबा की प्याऊ के सामने स्थित सावरिया इलेक्ट्रिकल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गायत्री परिवार अलवर के तहत सभी जोन में 2 दिवसीय दीप यज्ञ एवं 5 कुंडीय यज्ञ के आयोजन प्रारंभ हो गए हैं। माता जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड ज्योति कलश यात्रा के सिलसिले में उत्तरी क्षेत्र में भी ये आयोजन किए जाने हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर शनिवार को स्कीम नंबर 10 स्थित शिव मंदिर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी वार्डों में गायत्री यज्ञ की रूपरेखा बनाई गई है। प्रेमचंद गुप्ता को विश्व हिंदू महासंघ का जिला कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनकी सामाजिक सक्रियता और संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुए कदम उठाया गया है। गुप्ता अपने कार्यकाल के दौरान जिला मंडल एवं वार्ड स्तर पर इकाइयों का गठन करेंगे। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार द्विवेदी ने नियुक्ति की है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भिवाड़ी को यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र में देर रात दबंगों ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। यहां कहरानी गांव की मुख्य सड़क पर मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और करीब 25 बदमाशों की भीड़ ने 2 युवकों को घेरकर बेरहमी से पिटाई की। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि बदमाश लाठी डंडों और हथियार नुमा वस्तुओं से युवकों पर टूट पड़े। कार ओवरटेक के दौरान हल्की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में खौफनाक हमले में बदल गया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की तुरंत पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। मालाखेड़ा क्षेत्र के श्यामगंगा और जमालपुर स्टैंड पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होने से हादसों की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कई जगह जरूरत नहीं होने के बावजूद स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। इनके अव्यवस्थित निर्माण से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर एसडीएम को अवगत कराने पर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ पेट्रोल पंप के समीप भी स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है। जागरूक नागरिक विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह, टीकम सिंह, नरेंद्र प्रकाश और दीनदयाल आदि ने यह स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग उठाई है। मुंडिया बस स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री रामचरितमानस की विधिवत पूजा अर्चना के बाद बजरंग बली का श्रृंगार हुआ। इस आयोजन के दौरान गायक सौरभ कुमार और सतीश कुमार के अलावा भक्त गणपत सिंह, सुरेंद्र सिंह, कमल सिंह, महेश सिंह, सतीश और प्रमोद सिंह आदि उपस्थित रहे। पाठ के समापन पर हवन पूजन एवं प्रसाद वितरण हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ओबीसी वर्ग के नए जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त ओम प्रकाश का अलवर ग्रामीण क्षेत्र में स्वागत किया गया। गौरतलब है कि अलवर जिले में ओबीसी वर्ग के मतदाता प्रत्येक चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते वे एकजुट होकर मतदान करें, लेकिन अक्सर इनके मतों का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एकजुट रखने के प्रयासों के तहत पुराने कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुर्जर को ओबीसी जिला अध्यक्ष बनाया है। उधर जिला नर्सिंग कर्मचारी संघ से जुड़े प्रेम पटेल सहित समाज सेवी किशोर सैनी के अनुसार इससे कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूती हासिल होगी। वहीं स्वागत के दौरान सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उधर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि वे सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल जमीन से उठे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाकर अलग कमान ने जो भी है ने बहुत अच्छा काम किया है और ये हर आदमी की पहचानता है कि कौन पार्टी के लिए कट्टर समर्पित है, उन्हीं को ही मौका देंगे और कार्यकारिणी ना बहुत तेजी से अच्छा काम करेंगे और जल्दी काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ का ओम प्रकाश गोड़िया जी को जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हम बहुत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ओबीसी वर्ग में जो मायूसी छा रही थी, जो सुस्त थे पे लोग बाग, उनको सबको एक्टिव करेंगे और पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे और यहाँ तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर संगठन की कार्यकारिणी बनाएंगे और मजबूत और प्रभावशाली लोगों को जोड़ करके पार्टी और संगठन को, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां क्षेत्र में मौसम के अचानक बिगड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गत रात्रि हुई बरसात के कारण खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल भीग गई। वर्ष भर की मेहनत पर पानी फिरने का डर किसानों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है।
बिगड़ते मौसम को देखते हुए किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गेहूं की फसल को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुट गए हैं। वहीं आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, जिससे फिर से बारिश या ओलावृष्टि होने की आशंका बनी हुई है। किसानों का कहना है कि खेती में पहले ही लागत काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर फसल खराब हो जाती है तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बेमौसम बरसात के बाद अन्नदाताओं के चेहरे मुरझा गए हैं, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो कट चुकी है और पक भी चुकी है। ऐसे में किसान भाई जल्दी से जल्दी अपनी फसल को घर लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अचानक मौसम ख़राब होने के बाद किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि जो रात्रि को बरसात आई थी उसके बाद जो फसल कट चुकी है गेहूं की, उसमें पानी भर गया है। ऐसे में किसानों की जो फसल पूरे वर्ष भर की फसल है, मेहनत है, उस पर पानी फिर गया है। किसानों का अभी भी मौसम को देखकर, आसमान में बादल देखकर चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि कई जगह जो ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर भी चिंता जता रहे हैं। अगर क्षेत्र में ओलावृष्टि हो जाती है तो किसानों काफ़ी परेशान होंगे और उनकी जो फसल है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगी। बेमौसम की बरसात के चलते किसान दुखी हो रहे हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत स्थित शमशान घाट का जीर्णोद्धार किया गया है। पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि शमशान घाट में वर्षों पहले हुआ निर्माण कार्य समय के साथ जर्जर हो गया था। अब इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के साथ ही पुराने और क्षतिग्रस्त टीन शेड को हटाकर नए टीन शेड लगवाए गए हैं। इससे अंतिम संस्कार के दौरान आने वाले लोगों को धूप और बारिश से राहत मिल सकेगी। साथ ही जर्जर दीवारों की मरम्मत भी करवाई गई है। ये अकबरपुर का जो शमशान घाट है, तो इसको करीब 10-15 साल पहले इसमें काम हुआ था, जो भी कई जगह से ख़राब हो गया था। इसमें नीचे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई हैं, टीन शेड जो ख़राब थे वो बदले गए हैं, और दीवार जो ख़राब हो रही थी, जर्जर हो रही थी, उनको वापस प्लास्टर करके रिपेयर किया गया है। इसके साथ ही एक टीन शेड इसमें बैठने के लिए जन सहयोग से लगवाया गया है, और बाकी काम SFC योजना के अंतर्गत हुआ है। अलवर जिले की शान कही जाने वाली सिलीसेट झील पर शनिवार को पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। दिन भर बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचे और झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाया। पर्यटकों ने नौकायन का लुत्फ भी उठाया। गौरतलब है कि सिलीसेट झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद इसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ी है। उधर शनिवार को कई पर्यटक पांडुपल हनुमान मंदिर में दर्शन और सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमने के बाद सिलीसेट झील पहुंचे। इस क्षेत्र में पैंथर जैसे वन्य जीवों की मौजूदगी भी आकर्षण का खासा केंद्र बन गई है। गर्मी के हिसाब से तो पर्यटक कम आ रहे हैं, और अब थोड़ा मौसम ठंडा हो तो पर्यटक आने लगे। आज ही ठंडा है? हाँ, आज ही ठंडा हुआ। कल दिन भर गर्मी थी, थोड़ा शाम को ठंडा मौसम था, अभी सुबह भी गर्मी थी, अभी जस्ट ठंडा मौसम हुआ तो थोड़ा पर्यटक अब आने लग गए। तो गर्मियों को देखते हुए पर्यटक क्यों घट जाते हैं? गर्मी के हिसाब से पर्यटक कम आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए पर्यटक कम आते हैं गर्मी में। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील, हम बता दें तो यहाँ आज शनिवार का दिन है और पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आए हैं। सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, और जो सरिस्का की वादियों में स्थित है सिलीसेट झील, और इसको रामसर साइट में भी अभी घोषित किया गया है। तो हम यहाँ दिखाए तो यहाँ करीब 28-29 फुट पानी भरा हुआ है, और 29 फुट पे तो ऊपर चल जाती है। तो यहाँ काफ़ी पानी है, और यहाँ की जो वादियाँ है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ जो चारों तरफ इसका व्यू है एकदम आकर्षित करता है, सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ जो सरिस्का में स्थित होने के कारण यहाँ वन्य जीव भी आराम से दिख जाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पैंथर, टाइगर वगैरह भी नजर आए थे। तो हमारे साथ यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहते हो। जी सर, आप बताओ। सर, मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ इस झील पे, और मेरे को ये झील में पहली बार बोटिंग कर रहा हूँ। ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है, पानी साफ है, शांत है, बोटिंग करके जो आनंद आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आसपास हरियाली है, पहाड़ों का व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मेरे को कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अभी और कौन सी जगह जाओगे आप घूमने के लिए? अभी हमारा वैसे प्लान बना हुआ है सिरस्का जो हमारा ये टाइगर रिजर्व है वहाँ जाने का। उसके बाद फिर हम आगे जयपुर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो अभी ऐसा आप क्या चाहोगे कि इसमें और भी मतलब कुछ विकसित हो, क्या देखना पसंद है? नहीं, विकसित तो यहाँ पे पूरा है, सेफ्टी मेजर्स भी पूरे लिए जाते हैं, लाइफ जैकेट दी जाती है आपको। जो आपके बोट ड्राइवर होते हैं उनको भी वो भी लाइफ जैकेट पहन के बैठते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स तो पूरे हैं, बस ये है कि व्यू अच्छा आता है, और थोड़ा सा अगर धूप कम हो जाए तो और आनंद आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, समय गर्मियों का है तो गर्मी तो फिर हाँ वही, पर कुल मिला के अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। जी, हम बता दें तो ये अलवर के महाराज, तीसरे जो महाराज थे विनय सिंह,
उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और अब यहाँ काफ़ी अच्छा पानी भी है। अलवर ज़िले की शान है, क्योंकि अलवर से नज़दीक पड़ती है, तो अलवर के पर्यटक भी बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। जब भी अभी गर्मियों में तो नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा खास करके नहीं। यह है कि मतलब शनिवार और सैटरडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, शनिवार। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है कुछ ज़्यादातर। हाँ, नॉर्मली। तो क्या क्या देखने को मिल जाते हैं यहाँ? इधर टाइगर वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह मिलते हैं। क्रोकोडाइल भी कितनी तादाद में होंगे? समथिंग 300 प्लस में। 300 प्लस? हाँ। तो दिख जाते हैं पर्यटकों को आसानी से? हाँ, दिख जाते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा रहता है ना, उस टाइम पे दिख जाते हैं। तो पर्यटक बढ़ने की कब कब संभावना रहती है? ज़्यादातर सर्दियों में, या थोड़ा मानसून ठंडा रहता है उस टाइम पर ज़्यादा रहता है। जब ज़्यादा बढ़े? हाँ जी। जो नौका चालक है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब चूंकि गर्मी पड़ने लगी है, तो गर्मियों को देखते हुए पर्यटक कम मात्रा में आते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है उस समय पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोगढ़ में बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विद्यालय स्टाफ ने समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। छात्रा रोशन ने उत्कृष्ट अंक पाकर उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुर्जरों को दिया है। साथ ही प्रदीप गुर्जर, कोमल, नैना, मीना गुर्जर और मुस्कान सहित कक्षा 8 एवं 12वीं बोर्ड के अन्य सफल विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला और अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में संस्था प्रधान डॉक्टर सुरेश कुमार सहित सुखराम पोसवाल, योगेश गुर्जर, कालूराम गुर्जर, जयप्रकाश मीणा, एडवोकेट विक्रम खटाना और नरेश कटारिया आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज स्थानीय विद्यालय में SMC और SDMC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षा 2026 में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 12 में छात्रा रोशन ने विद्यालय में सर्वोच्च अंक 94.80 प्राप्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतला में कक्षा 10 और 12 का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 10 की छात्रा संजना ने 94.33 अंक प्राप्त कर मुंडावर ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अनुष्का और राशि ने भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विद्यालय में सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही नव प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को तिलक लगाकर अभिनंदन हुआ। सम्मान समारोह के बाद गाजे बाजे के साथ एक रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य हरि सिंह ने गोपाल दुग्ध योजना, मिड डे मील, साइकिल वितरण, पाठ्य पुस्तक और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर SMC के सदस्य गंगाराम, अध्यक्ष बलदेव, सुब्बन और विजय आदि भी उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार क्रेटा कार के कहर से 3 लोगों की गई जान। गोपालगढ़ क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। वहीं तिजारा में कार की टक्कर से 3 बाइक सवार हुए जख्मी। प्रेमी के साथ मिल पति को मारने वाली पत्नी के खिलाफ बेटे ने दी गवाही। खेड़ली में हुआ था हत्याकांड। मृत पशुओं को खुले वाहनों में ढोने से संक्रमण की बनी आशंका। लापरवाही बरत रहे हैं गांधी हाउस के कर्मचारी और ठेकेदार। और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले को लेकर जूली ने उठाए कई सवाल। अतिरिक्त महाधिवक्ता की लॉ फर्म पर आरोपी की पैरवी के लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।